समीर और आप देख रहे हैं समाज खबरें टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि आज 8 दिसंबर है और आज भारत बंद कहा गया है। सभी विरोधी पार्टियों ने सरकार का विरोध किया है कृषि बिल के ऊपर। आज हम यहाँ पे हैं मलाड वेस्ट में गेट नंबर 8 पे। यहाँ पे सभी विरोधी पार्टियां दिखाई दे रही। यहाँ पे साथ साथ में यहाँ एमएलए मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख भी यहाँ मौजूद है। कई पार्टियों के नगर सेवक यहाँ मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। सभी पार्टियां कृषि बिल का विरोध कर रही हैं। ये विरोध क्यों कर रही हैं, क्या इन्हें पूरी जानकारी अच्छे से है या नहीं है, हम आपको अपनी पूरी वीडियो में बताएंगे। कृषि बिल क्या है और इससे कितना किसानों को नुकसान होगा और कितना फ़ायदा। आप इसे ध्यान से सुनिए और आप खुद ही देखिए कि इससे नुकसान है या फ़ायदा। कृषि बिल पर किसानों का विरोध क्यों? इन दिनों किसान आंदोलन और कृषि बिल सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में संसद में 3 कृषि विधेयकों, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020 एवं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा जून 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए घोषित किए गए अध्यादेशों की जगह लेंगे। इन विधेयकों को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ किसान और विपक्षी दल इनका भारी विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इन विधेयकों को ऐतिहासिक सुधार बताते हुए किसानों के हित वाला बता रही है। यहाँ तक कि बिल पास होने के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में समझना जरूरी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली केंद्र सरकार के इन विधेयकों का इतना विरोध क्यों हो रहा है। क्यों किसानों को लगता है कि सरकार का ये कदम किसान विरोधी है? तो आइए बात करते हैं तीनों कृषि विधेयकों की और समझते हैं उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं को। पहले जान लेते हैं तीनों कृषि बिलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पहले विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक यानी फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 की। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आजादी होगी। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं और बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के दायरे से बाहर भी फसलों की खरीद बिक्री हो सकेगी। साथ ही फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। गौरतलब है कि एपीएमसी वह मंडी बाजार है जहां किसान अपने कृषि उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। इन मंडियों का संचालन राज्य सरकारें करती हैं। हर राज्य में इनसे जुड़ा एपीएमसी एक्ट भी होता है। हालिया विधेयक में खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं और चावल, तिलहन, तेल, सब्जियां, फल, मसाला और गन्ना, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि के उत्पाद, कच्चा कपास और जूट एवं पशुचारे को कृषि उपज या उत्पाद के तौर पर परिभाषित किया गया है। इस बिल के अंतर्गत पेमेंट की शर्तें तय करने और विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेशन कमेटी को अधिकृत किया गया है। दूसरा बिल मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा विधेयक यानी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 है। इस बिल में देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। ये बिल किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ जुड़ने के लिए सशक्त करता है। विधेयक के तहत पहले से तय कीमत और गुणवत्ता मानकों के आधार पर फसल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसी तरह किसानों को बीज, खाद, पेस्टिसाइड की बिक्री से लेकर तमाम तरह की कृषि से जुड़ी सेवाएं देने का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान कंपनियों को अपनी कीमत पर फसल बेच सकेंगे। आपको बता दें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किया जाता है। किसान किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस खेती में किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर खरीदता है। खास बात यह है कि किसान की उगाई फसल के दाम भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से तय किए जाते हैं। इसमें फसल की गुणवत्ता, पैदावार, दाम, फसल को बेचना पहले ही तय हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को संविदा कृषि, अनुबंध खेती या फिर ठेका खेती भी कहा जाता है। तीसरा बिल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 है। इस बिल के जरिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज,
आलू जैसे कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है, यानी इन कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। अब बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। ऐसी स्थितियों में राष्ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल हैं। इसके अलावा प्रोसेसर या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी स्टॉक लिमिट लागू नहीं होंगी। साथ ही उत्पादन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म होगा। गौरतलब है कि सरकार ने 1955 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उन्हें जमाखोरी, कालाबाजारी से बचाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया था। इस अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि अधिनियम की धारा 2A में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का मतलब इसी अधिनियम की अनुसूची में शामिल वस्तुओं से है। केंद्र सरकार इस अनुसूची में आवश्यक वस्तुओं को जोड़ या फिर हटा सकती है। किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने के साथ स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। अब बात करते हैं बिल के उन टर्म्स या प्रावधान की जिन पर विवाद हो रहा है। ज्यादातर किसान तीनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, ये विवादित टर्म्स हैं व्यापार क्षेत्र, व्यापारी, बाजार शुल्क और विवाद समाधान से संबंधित प्रावधान। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार क्षेत्र की। इस विधेयक की धारा 2M के मुताबिक व्यापार क्षेत्र की परिभाषा में कोई भी क्षेत्र या स्थान उत्पादन, संग्रह और एकत्रीकरण का स्थान जिसमें फार्म गेट, कारखाना परिसर, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज या स्थान शामिल है जहां से किसानों की उपज का व्यापार किया जा सकता है, उन सबको शामिल किया गया है। हालांकि इस परिभाषा में APMC अधिनियम के तहत स्थापित मौजूदा मंडियों को नए विधेयक के तहत व्यापार क्षेत्र की परिभाषा से बाहर रखा गया है। यानी प्रत्येक राज्य APMC अधिनियम के तहत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित और प्रबंधित परिसर, बाड़ों और संरचनाओं जैसे प्रमुख बाजार यार्ड, उप बाजार यार्ड, मार्केट सब यार्ड एवं लाइसेंस धारक व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी किसान उपभोक्ता बाजार यार्ड को शामिल नहीं किया गया है। इस विधेयक का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह प्रावधान APMC मंडियों को उनकी भौतिक सीमाओं तक सीमित कर देगा और इससे बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को बढ़ावा मिलेगा। एक और विवादित प्रावधान व्यापारी का है। विधेयक की धारा 2N के मुताबिक एक व्यापारी APMC मंडी और व्यापार क्षेत्र दोनों में काम कर सकता है। हालांकि मंडी में व्यापार के लिए व्यापारी को राज्य APMC अधिनियम के तहत लाइसेंस की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा मंडी प्रणाली में पैन कार्ड धारक व्यापारी निर्धारित व्यापार क्षेत्र में किसानों की उपज खरीद सकता है। ऐसे में किसानों की एक चिंता ये भी है कि APMC मंडी में जो आड़तिये या एजेंट अभी उनसे फसल खरीदते हैं, उन्हें मंडी में व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना होता है। APMC एक्ट के तहत वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें लाइसेंस मिलता है। ऐसे में किसानों को इस बात को लेकर भरोसा रहता है कि वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे, लेकिन नए विधेयक के तहत किसानों के लिए एक व्यापारी पर भरोसा करना मुश्किल होगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पंजाब और हरियाणा में आड़तिया प्रणाली अधिक प्रभावशाली है, इसलिए इन राज्यों में ज्यादा विरोध देखने को मिला है। ऐसे ही बाजार शुल्क के संदर्भ में की गई नई व्यवस्था पर विवाद है। इस विधेयक की धारा 6 के तहत व्यापार क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य APMC अधिनियम या अन्य राज्य कानून के अंतर्गत किसान या व्यापारी पर कोई भी बाजार शुल्क या उपकर या लेवी लागू करने की इजाजत नहीं है। इस प्रावधान से राज्य सरकार की आय में कमी आएगी और निजी क्षेत्र को मुनाफा होगा, इसलिए राज्य सरकारें भी इसका विरोध कर रही हैं। इस मामले में अकेले पंजाब का ही उदाहरण देखें तो 2019-20 में पंजाब को राजस्व के रूप में व्यापार शुल्क से 3,600 करोड़ रुपए मिले थे। अगर नई व्यवस्था लागू होती है तो राज्यों को अच्छी खासी रकम से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे ही एक अहम आक्षेप विवाद निवारण तंत्र पर भी है। विधेयक की धारा 8 के मुताबिक किसान और व्यापारी के बीच लेन देन के विवाद के मामले में वे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM को एक आवेदन दाखिल करके सुलह कर सकते हैं। इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि यह विधेयक विवाद के मामलों में किसानों को दीवानी अदालत में जाने की इजाजत नहीं देता है। यह भी डर है कि सुलह की प्रस्तावित प्रणाली का किसानों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार की राय कृषि सुधारों के तीनों बिल पर काफी अलग है। ऐसे में सवाल है कि इस मामले में सरकार का क्या तर्क है। सरकार ने इन कृषि विधेयकों को आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने वाला बताया है। बकौल सरकार इन विधेयकों से किसान सशक्त होगा और समान स्तर पर मल्टीनेशनल कंपनियों, बड़े व्यापारी आदि से करार कर सकेगा।
नए प्रावधानों के मुताबिक किसान अपनी फसल किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के ज्यादा बेहतर विकल्प मिलेंगे। पहले बिचौलिए किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, लेकिन किसानों को अब इनसे मुक्ति मिलेगी। नई व्यवस्था से किसानों की मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की मजबूरी खत्म हो जाएगी और अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। यानी निजी बाजार तैयार करने से उत्पादकों को बाजार में ज्यादा आजादी मिलेगी। उत्पादक चाहे तो एपीएमसी बाजार जाए या फिर निजी बाजार। इससे एक देश एक कृषि बाजार की सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी दायरे में लाने से उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए तैयार बाजार मिल सकेगा और उद्यमियों को तैयार कच्चा माल। चूँकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत पहले तय हो जाता है कि क्या उत्पादन करना है और क्या कीमत होगी। ऐसे में उत्पादकों को बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही किसानों को अब भुगतान और विवाद निपटारे के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि तय समयावधि में विवाद का निपटारा एवं भुगतान सुनिश्चित होगा। लेकिन किसानों का मानना है कि ये बिल किसान विरोधी है। ऐसे में सवाल है कि किसान इन विधेयकों का विरोध क्यों कर रहे हैं। किसान कई कारणों से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पहला कारण किसान और व्यापारियों को इन विधेयकों से एपीएमसी मंडियां खत्म होने की आशंका है। दरअसल कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में कहा गया है किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व अन्य उपकर हैं। इसके चलते आड़तियों और मंडी के कारोबारियों को डर है कि जब मंडी के बाहर बिना शुल्क का कारोबार होगा तो कोई मंडी आना नहीं चाहेगा और एपीएमसी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इस मॉडल का फेलियर बिहार राज्य में देखा जा चुका है। गौरतलब है कि 2006 में बिहार में एपीएमसी प्रणाली को खत्म कर दिया गया था, जिससे कृषि उपज के कारोबार में निजी क्षेत्र की भागीदारी तो बढ़ी, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ। नतीजतन छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बनने और पलायन करने को मजबूर हो गए। विधेयकों को लेकर किसानों को यह भी डर है कि नए कानून के बाद सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद बंद कर देगी। यह चिंता इसलिए है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 में इस संदर्भ में कोई व्याख्यान नहीं है कि मंडी के बाहर जो खरीद होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे के भाव पर नहीं होगी। हालांकि सरकार ने इन दोनों ही बातों को खारिज करते हुए एपीएमसी और एमएसपी व्यवस्था के जारी रखे जाने की बात कही है। विरोध कर रहे किसान संगठनों का यह भी आरोप है कि नए कानून के लागू होते ही कृषि क्षेत्र भी कॉरपोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा, जिससे किसानों को नुकसान होगा। अगर किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है तो कोई विवाद होने पर वह सिर्फ एसडीएम के पास जा सकता है, जबकि पहले वह कोर्ट जा सकता था। विधेयक में उनका यह अधिकार भी छिन गया है। उनका मानना है कि देश के ज्यादातर किसान मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़कर समझने में सक्षम नहीं है। ऐसे में उनके शोषण की आशंका ज्यादा है। पिछले साल गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने लेस चिप्स के लिए आलू उत्पादन पर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन का मसला बताते हुए किसानों पर कई करोड़ का मुकदमा दायर किया था, जिसे बाद में कंपनी ने किसान संगठनों के विरोध के चलते वापस ले लिया था। वे शंका जताते हैं कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत फसलों की बुआई से पहले कंपनियां किसानों का माल एक निश्चित मूल्य पर खरीदने का वादा करती हैं, लेकिन बाद में फसल तैयार हो जाने पर किसानों के उत्पाद खराब होने का बहाना बताकर रिजेक्ट कर देती हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल पर भी आक्षेप है कि इससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक लिमिट नहीं होने से चीजों पर अब कंट्रोल नहीं रहेगा और जमाखोरी बढ़ेगी। विरोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि सरकार स्टॉक करने की छूट तो दे रही है, लेकिन ज्यादातर किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था या कोल्ड स्टोरेज आदि नहीं है। ऐसे में उन्हें उत्पादन के बाद अपनी फसलें औने पौने दाम पर व्यापारियों को बेचनी होगी। चूँकि प्राइवेट कंपनियों के पास ज्यादा संसाधन एवं क्षमताएं हैं, तो वे इनका स्टॉक करके अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे। ऐसे में फसल की कीमत तय करने की कमान बड़े व्यापारी और कंपनियों यानी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में आ जाएगी और किसानों की भूमिका नहीं के बराबर रह जाएगी। ऐसे में सवाल है, आखिर क्या हो आगे की राह? किसानों का विरोध खत्म करने और उनका विश्वास बहाल करने के लिए केंद्र सरकार को किसानों सहित विधेयकों का विरोध करने वालों तक पहुंचना चाहिए। उन्हें सुधार की जरूरत समझानी चाहिए। अस्पष्ट प्रावधानों में और अधिक स्पष्टता लाने की जरूरत है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के साथ एपीएमसी की पहुंच में विस्तार के लिए जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था के बिना खुले बाजार से लाखों असंगठित छोटे किसानों को नुकसान हो सकता है।
इसके लिए मजबूत संस्थागत व्यवस्था बनाने की जरूरत है। साथ ही सरकार को कृषि अवसंरचना में सुधार पर ध्यान देना होगा। सरकार को बड़े पैमाने पर एपीएमसी बाजार प्रणाली के विस्तार के लिए फंड देना चाहिए। सरकार को ई नाम जैसे नवीन प्रयासों के जरिए कृषि क्षेत्र में ई ट्रेडिंग को बढ़ावा देना चाहिए। कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। एमएसपी को किसानों का कानूनी अधिकार बनाकर भी किसानों का भरोसा जीता जा सकता है, जिससे देश के अन्नदाता आत्मनिर्भर और सक्षम बन सकेंगे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110। धन्यवाद।